प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन, और उसका जो एनसीईआरटी के नोट्स है वो कवर करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, और ये लगा लीजिए इस नोट्स में से आपको 100% पेपर अटेम्प्टिंग का मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा। ठीक है, और हमने इसी चैनल पे बायोकेमिकल की जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपको बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को कवर करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सॉल्यूशन चैप्टर को। ये कंप्लीट एनसीईआरटी होगी एक तरीके से, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला ही टॉपिक। देखो, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि भाई हम जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, सॉल्यूशन के कैसे सॉल्यूशन बनता है और उसके कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। भाई गैस को जब मैं लिक्विड के अंदर मिलाता हूँ तो उसकी सोल्युबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर में आएगा हमारा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, और आएगा हमारा फिर अगला टॉपिक क्या, कंसंट्रेशन टर्म। इसमें कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दो टाइप के आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और लास्ट में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप होंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। एक टॉपिक एजियोट्रोप्स का भी आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब मैं मिक्स करता हूँ, जब वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको ही मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूशन बोलता हूँ। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म। ये कह रहा है जो कंपोजिशन होगी और जो प्रॉपर्टी होगी, अगर वो पूरे सॉल्यूशन या मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैं होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने पानी के अंदर चीनी मिला दी या फिर नमक मिला दिया, तो उसकी जो कंपोजिशन होगी या डिस्ट्रीब्यूशन होगा चीनी और शुगर का, चीनी का या फिर साल्ट का कह सकते हैं पानी के अंदर, वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग में इसको टेस्ट करूँगा तब भी वैसा ही टेस्ट मिलेगा, और एंड में जाके टेस्ट करूँगा तब भी वैसा ही मिलेगा। यानी कि इसकी कंपोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो शुगर का, वो इक्वली होगा। ठीक है, हर जगह पे बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट या सोल्यूबल होगा। इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। या फिर होमोजीनियस मिक्सचर को ये और बोल सकते हैं कि हम अगर हम अपनी आंखों से देखें तो मैं जो हमारे पास शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इससे अनदर टर्म आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें क्या होता है, एक पानी लिया, पानी के अंदर मैं सैंड के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल डाल देता हूँ। अब पार्टिकल डालने के बाद ये नीचे बैठ जाएगा और मैं अपनी आंखों से पता कर सकता हूँ भाई नीचे तो क्या है, सैंड पार्टिकल है, ऊपर क्या है, पानी है। अपनी आंखों से देख के ये अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये बात आई समझ में। उसके बाद करते हैं जर्नल। जनरली होता क्या है, जो कंपोनेंट होते हैं वो दो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सोलवेंट और एक होता है सोल्यूट। एक होता है हमारे पास सोलवेंट और एक होता है क्या, सोल्यूट। जो सोलवेंट होता है वो सॉल्यूशन के अंदर लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि भाई मैं एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच चीनी मिलाता हूँ। ठीक है, तो एक चम्मच चीनी है वो हमारे पास कम अमाउंट में है, इसका मतलब वो क्या है, सोल्यूट है। और पानी है एक गिलास, तो वो क्या है, एक तरीके से सोलवेंट है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूट से। उसके बाद हमें पता है भाई बाइनरी सॉल्यूशन दो चीजें होती है, सोल्यूट और सोलवेंट। उसके बाद देखते हैं भाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक तो सोल्यूट और एक सोलवेंट और एक एग्जांपल, ये चीजें पढ़ेंगे। ये टेबल एनसीईआरटी में भी गिवन है। गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर मान लो सोल्यूट है गैस और सोलवेंट है भी है क्या, गैस।
ठीक है। यानी कि गैस को गैस के अंदर मिक्स करता हूँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स किया। जैसे एयर है वो भी एक तरीके से गैस का, गैस इन गैस का ही एग्जांपल है, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स हुई है। उसके बाद कहते हैं लिक्विड को जब मैं गैस के अंदर डिजोल्व करता हूँ, लिक्विड हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर देता हूँ, ये हमारे पास लिक्विड इन गैस का। उसके बाद अगर मैं सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स करता हूँ, सॉलिड है हमारे पास कैम्फर, कपूर, और नाइट्रोजन गैस है हमारे पास क्या, गैस हो जाएगा। ठीक है, तो गैस को नाइट्रोजन गैस, ये कैम्फर को हमने नाइट्रोजन गैस के अंदर डाल दिया, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, तो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन और लिक्विड है क्या, वाटर। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो इथेनॉल को वाटर के अंदर डाला है, इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH, और वाटर का आपको पता ही है H2O, यानी कि इथेनॉल को वाटर के अंदर डाला है, तो लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। गैस इन लिक्विड की बात करें तो गैस इन लिक्विड की बात करें तो ये हो जाएगा, ये गैस नहीं आएगा भाई, यहाँ पर गैस नहीं आएगा, ये आएगा, यहाँ पर आएगा ये सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है। तो ये कह रहा है भाई सॉलिड को जब मैं लिक्विड के अंदर मिलाता हूँ, यानी कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वाटर के अंदर मिलाता हूँ, पानी के अंदर मिलाया, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा सॉलिड और गैस का। उसके बाद गैस इन सॉलिड का एग्जांपल देखें तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है हमारे पास, गैस की फॉर्म में, और जो प्लेटिनम है वो क्या है हमारे पास, सॉलिड है। इसी तरीके से लिक्विड इन सॉलिड की बात करें, अमलगम, अमलगम मिक्सचर होता है मरकरी प्लस सिल्वर, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो अमलगम ऑफ मरकरी, यानी कि ये चीजें इसके किसके अंदर मिला दिया, सोडियम के अंदर, यानी कि सोडियम मेटल के अंदर मिला दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। जो अमलगम है वो लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो कॉपर मेटल है सॉलिड में, और गोल्ड है वो भी क्या है, मेटल है, सॉलिड है। तो दोनों क्या होगा, एक तरीके से अलॉय मिक्सचर बना देंगे। जितने भी अलॉय मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी अमाउंट में मिला रहा हूँ किसी चीज के अंदर। ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट में कितनी मिलाऊं सोलवेंट के अंदर, वही क्या है, कंसंट्रेशन है। तो वो मैं ज़्यादा भी मिला सकता हूँ और कम भी मिला सकता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होते हैं कि कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी एक्सप्रेशन कौन सी है, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को मैं डिनोट करता हूँ एक्स से। मोल फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला अगर देखना चाहे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं सोल्यूट के लिए अलग से और सोलवेंट के लिए अलग से निकाल सकता हूँ। जैसे ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट के लिए जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, और डिवाइड में टोटल कर देंगे। फॉर एग्जांपल बाइनरी मिक्सचर की बात करें तो हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, और तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कैसे निकाल सकते हैं भाई, एन ए और एन बी से डिनोट कर दिया मैंने। जो नंबर ऑफ मोल्स ए के और बी के कंपोनेंट क्या है वो क्या है, एन ए और एन बी। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन बी का कैसे निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से अगर मैं दोनों मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट के अगर मैं मोल फ्रैक्शन को ऐड करता हूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर के लिए ये बात आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में सोल्व होगी ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, यानी कि अगर मैं और भी कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी, इस तरीके से उन सब का भी जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सम। उसके बाद एग्जाम्पल बता रहा है कि भाई क्या आ सकता है, भाई एक मिक्सचर लिया दो गैसेस का। ठीक है, कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन गैस ली और एक ऑक्सीजन गैस ली। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए है, नाइट्रोजन गैस की 10 नंबर ऑफ मोल्स है और ऑक्सीजन की 20 है। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों के, बोथ कंपोनेंट का निकालना है। अगर मैं नाइट्रोजन गैस का निकालना चाहूँ तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर, जिसके हम निकाल रहे हैं। ठीक है, N2 के डिवाइड बाई टोटल, तो 10/30, तो क्या आ जाएगा 1/3। इसी तरीके से XO2 निकालना चाहूँ तो 1 में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1/3, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद मास परसेंटेज आता है, इसको हम डिनोट करते हैं वेट बाय वेट से।
ठीक है। मास फोर्स परसेंटेज जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं उसी तरीके से निकालना है किसी भी कंपोनेंट के लिए। देखो मैं मान लेता हूँ कोई कंपोनेंट है, उसका मास है सॉल्यूशन के अंदर कुछ होगा, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इसका मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज इन वाटर। अगर मैं बोलता हूँ 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका क्या मतलब होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम वाटर के अंदर। क्या बोला, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, डिजोल्ड है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो रिजल्टिंग क्या मिलेगा कि भी टोटल सॉल्यूशन तो 100 है। अब 100 है तो टोटल 100 है तो हमारे पास 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और 90 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वी बाई वी से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज भी परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे ही होगा भाई, जिस कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10% इथेनॉल इन वाटर, 10% इथेनॉल इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन तो 100 ml है, ठीक है, 100 ml है और इसमें से 10 ml तो इथेनॉल होगा और 90 ml क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ कंसंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा। इसका मतलब जिस भी कंपोनेंट का मास बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं पहले उसका मास कैलकुलेट कर लो सोल्यूट का। अब जितना मास हम सोल्यूट का ऐड किया है कितने के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिसोल्व करें अगर हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। अगर इनटू में 100 और लगाना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगी। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो पीपीएम की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये एक तरीके से जब हमें स्मॉल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होता है ना तब हम पीपीएम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भी इट इज यूज्ड व्हेन द सोल्यूट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल। सोल्यूट क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी होगी तब हम क्या यूज करेंगे, पीपीएम का यूज करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। भाई जिस भी कंपोनेंट का हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ पार्ट्स निकाल लेते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, डिवाइड में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यानी कि डिवाइड बाई टोटल लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, जिस भी पार्ट का पार्ट्स पर मिलियन निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से, क्योंकि 10 की पावर 6 क्या होता है, 1 मिलियन होता है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं कि भी 1 मिलियन सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। आगे बात करें तो कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। ये कह रहा है भी जो कंसंट्रेशन होती है पार्ट्स पर मिलियन की वो हम एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी होती है, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास और मास बाय मास। उसके बाद कहता है भी जो परसेंटेज है वो कैसे निकाले, देखो अब इसमें जो वेट बाय वॉल्यूम किया ना वो किस तरीके से निकाले, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ग्राम में होगा ये एमएल में होगा और यहाँ पर 100 कर दिया। सिमिलर ये तो परसेंटेज के लिए था, इसी तरीके से हम क्या करते हैं पीपीएम में 100 की जगह पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज की जगह पे हमें मिलियन लगाना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मिलियन से, 1 मिलियन से। तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पीपीएम दिखाया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम का, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल के अंदर इनटू में 10 की पावर 6। उसके बाद ये कहता है कि भाई 5.8 ppm ऑक्सीजन इन सी, इसका क्या मतलब है भाई, 5.8 ppm है ऑक्सीजन किसके अंदर, सी समुद्र के अंदर। इसका मतलब है भाई 5.8 ग्राम O2 डिजोल्ड है किसके अंदर, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है कि भी 1 मिलियन पानी के अंदर, 1 मिलियन समुद्र के पानी के अंदर कितनी ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कितनी है, 5.8 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीपीएम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो पोल्यूशन होती है पानी के अंदर हो चाहे आसमान या वायु एयर के अंदर पोल्यूशन हो, दोनों के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है, और जो एयर है या फिर वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इनकी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए पोल्यूशन की तो हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का फॉर्मूला अगर बात करें तो होता क्या है, CH2OH, CH2OH, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है।
तो इथाइल ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। देखो ये जो चीज़ दी हुई है ना ये इंपॉर्टेंट है, 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। इसका मतलब क्या है, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 80 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, 80 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। उसके बाद मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो मोलर मास है इथाइलिन ग्लाइकोल का वो करेंगे। तो अगर मुझे निकालना पड़ जाए कैसे निकालेंगे भाई, 2 कार्बन है और 1 कार्बन का मोलिकुलर मास 12, 6 हाइड्रोजन है तो एक का होता है 1 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होता है 1, और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और मोलिकुलर मास कितना होता है 1 ऑक्सीजन का 16। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास, तो आएगा हमारे पास 62 ग्राम पर मोल। और मोल्स ऑफ C2H6O2, अगर C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास क्या हो जाएगा 20 ग्राम, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन मास ये दिया हुआ है, मोलिकुलर मास अभी अभी निकाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएंगे हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स एन ग्लाइकोल। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, मोल्स निकालेंगे वाटर की। देखो वाटर हमारे पास ये जो परसेंटेज से हमने निकाल लिया कि 80 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका वाटर का मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, ये तो गिवन मास है, ऊपर क्या हो जाएगा नीचे क्या आ जाएगा मोलर मास। और मोलर मास कैसे निकालते हैं H2O का, भाई 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है और साथ में ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16 होता है। तो 16 प्लस 2 कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास और निकल जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके, वाटर के। बस हमें यही चाहिए, अब तो आसानी से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। उसके बाद अगर हम वाटर के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालने लग जाए तो 1 में से ग्लाइकोल का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे पास वाटर के आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी की बात करें तो ए मोलैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारे पास मोलैरिटी है, ये क्या है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर के अंदर। ठीक है, अब यूनिट की बात करें मोल्स की तो यूनिट मोल से होती है। ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट बताई दी इसने लीटर में होगी, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे बताना हो कि भी 0.25 मोलर, अच्छा इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो 0.25 एम सोल्यूशन ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा कि भी 0.25 मोल्स ऑफ NaOH की 0.25 मोल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है 0.25 मोलर। उसके बाद कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इसका क्या करना है भाई, एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या बता रहा है, 5 ग्राम NaOH किसके अंदर 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है NaOH के, कैसे निकालेंगे, देखो गिवन मास है 5 ग्राम, 5 ग्राम ऊपर लिखा डिवाइड बाय मोलर मास NaOH का निकाल सकते हैं। इसका Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, एक होता है इसका, तो इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। इसका आंसर आ जाएगा 0.125 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहिए लीटर में, कैसे निकालेंगे, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है 450 ml, 450 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.45 लीटर। मोलैरिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि अभी अभी निकाली ये, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये निकाला है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। या इसको हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है एक और न्यूमेरिकल आता है। आज के लेक्चर में हम बस कंसंट्रेशन टर्म को डिस्क्राइब करेंगे, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होगी। एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है कि भाई ये दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि ग्लूकोज को पानी के अंदर मिलाया गया है और 10% वेट बाय मास का इसने कंपोजिशन दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है।
व्हाट वुड बी दी मोलरिटी, मोलरिटी निकालनी है। मोलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोलर मास। ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास 180 के करीब। 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या होता है भाई, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, या फिर मैं एक बात और कह सकता हूँ 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कैसे आ जाएगा, सॉल्यूशन में से ग्लूकोज को घटा देंगे तो 90 ग्राम वाटर आ जाएगा। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अच्छा जी, ये देखिए एक बार, ये मोलरिटी निकलवा रखी है हमारे पास। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये भी आसान है, मुश्किल है नहीं भाई। नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, और जो 90 ग्राम वाटर दे रखा है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 0.61 मोल पर केजी, या फिर मोल पर केजी को हम मोलल भी लिख सकते हैं, तो ये मोलल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोलैलिटी की बात करें, जो अभी बताया एक न्यूमेरिकल सोल्व कराया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट। भाई 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, वो क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स की मोल रहती है, और मास की क्या हो जाएगी, सोलवेंट की मास की किलोग्राम। उसके बाद ये कह रहा है अभी एक मोलल का मतलब क्या होता है, केसीएल दे रखा है। एक मोलल केसीएल, इसका मतलब क्या होता है, एक मोल केसीएल यानी कि 74.5 ग्राम इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक मोल केसीएल कितने में प्रेजेंट है, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब ये चीज क्या दे रखी है, ये चीज इसका मोलिकुलर मास दे रखा है केसीएल का। ठीक है, तो एक मोल इसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा, तो वही इसकी वैल्यू लिखी हुई है 74.5। अब एक न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलैलिटी निकालनी है, और सोल्यूट दे रखा है 2.5 ग्राम, और जो हमारे पास बेंजीन दे रखा है, सोलवेंट दे रखा है 75 ग्राम। बहुत ही आसान है। मोलैलिटी होती क्या है, पहले तो ये देखिए, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, 2 कार्बन के एसिड को इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, यानी मास ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजीन सॉरी, मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इथेनोइक एसिड का मोलर मास क्या है, इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास क्या है, वो है 60। तो ये निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। उसके नीचे क्या है हमारे पास, सोलवेंट का मास यानी कि बेंजीन का मास, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे ग्राम से, तो 1000 करना पड़ेगा डिवाइड में, तो आ जाएगा हमारे पास 0.556 मोल पर केजी। हमारी न्यूमेरिकल और रहती है भाई, इसको और कवर करते हैं सोलिबिलिटी तक, फिर हम अगली क्लास में करेंगे सोलिबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद मेन एडवांटेज क्या है मोलैलिटी और मोलैलिटी। ये कह रहा है भाई मोलैलिटी है ना वो अच्छी होती है मोलैरिटी से। क्यों भाई, मोलैरिटी होती है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है, पर मोलैलिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। अगर मैं कंसंट्रेशन को सर्दी में यूज करूँ कई एक्सपेरिमेंट में तो अलग आएगा, और गर्मी में यूज करूँ तो अलग आएगा। इसलिए हम मोलैरिटी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये क्या कहता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, इसलिए मोलैरिटी को हम यूज नहीं करते जनरली। प्रेफरेंस किसकी लेते हैं, मोलैलिटी की, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। तो यही रीजन है भाई, मोलैलिटी को मेन एडवांटेज है। मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, विल मोलैरिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। कैसे, देखो अगर मैं बात करना चाहूँ, मोलैरिटी थी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही थी। अब हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कि भी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से समझेंगे कि भी अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हमारा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन बीच में रिलेशन क्या होता है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, M2 यहाँ पर दे रखा है, मोलर मास दे रखा है सोल्यूट का,
तो एम ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डी, डी का मतलब डेंसिटी माइनस एम, एम क्या है यहाँ पर मोलैरिटी, और M2 क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास डेंसिटी मोलैलिटी और मोलैलिटी में। उसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8 वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि मास परसेंटेज दी हुआ है 9.8% कि क्या दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, इफ डेंसिटी दी हुई है इसकी क्या है सॉल्यूशन की 1.02 ग्राम पर मोल, मोलर मास H2SO4 का दिया हुआ है 98 ग्राम पर मोल होता है। आसान है, देखो ये जब हमें ये दिया हुआ परसेंटेज 9.8% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या होता है कि में 9.8 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और डेंसिटी हमें पता है दे रखी है ये, ठीक है, डेंसिटी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को यहाँ ले आएंगे और डेंसिटी नीचे आ जाएगी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने ऊपर ही देखा क्या था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ये चीज, ये भी गिवन है। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, वो भी लीटर में, ठीक है, 0.098 लीटर। अब मोल्स निकालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास 9.8 ग्राम और मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास जो मोलैलिटी आएगी वो मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे 0.1 मोल। मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सोल्यूट हमारे पास ये निकल गए मोल्स, और लीटर जो वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की वो ये निकल गई। तो ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 1.02 मोलर सॉल्यूशन। उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद इससे वीडियो को क्लोज करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है नहीं, वैसे ही करा देता हूँ भाई। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, उसका ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 ग्राम पर मोल दे रखा है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, लेवल्ड एज 10% मास, 10% मास का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर। हमें निकालनी है मोलैलिटी और मोलैरिटी, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 90 ग्राम सोलवेंट है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास बाय डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो मास हमारे पास 100 ग्राम है, डेंसिटी है 1.2, यहाँ से हम निकाल देते हैं क्या ml में, ml में क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड तो 1/12 लीटर आ जाएगा। उसके बाद मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास निकाल सकते हैं हम किसका ग्लूकोज का 180 गिवन भी है। उसके बाद वॉल्यूम नीचे रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.667 मोलर। अब मोलैलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है, तो मोल्स तो वही रहेंगे सोल्यूट के क्या 10/180, और अगर मुझे 90 ग्राम सोलवेंट है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 4 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.617 मोलल। तो ये हमारे पास खत्म होता है कंसंट्रेशन टर्म का। अगली वीडियो में हम सोलिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।